हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ हम शुरू कर चुके हैं। आर्टिकल 1 to 11 हमने बड़ी डिटेल में कवर किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की बात की, सिटीज़नशिप से रिलेटेड जो प्रावधान थे उन पर बहुत से वीडियोस बनाए, वो आप देख सकते हैं। फिर आर्टिकल 12 पर हमने बात की थी और आपको बताया था कि आर्टिकल 12 के तहत कौन सी अथॉरिटीज़ स्टेट हैं और क्या उसमें जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ और किस तरह कोर्ट्स ने आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया ताकि फंडामेंटल राइट्स की गारंटी एक्सपेंड हो जाए। अब आज बात करेंगे आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 की नॉलेज आम पब्लिक में बहुत कम है। लोग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी जानते हैं या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जानते हैं या आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जानते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस जानते हैं। लेकिन लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का उद्देश्य एक लीगल एम्पावरमेंट अपने सिटीजन्स का करना है। देश को अब लिटरेसी से आगे बढ़कर लीगल लिटरेसी की तरफ जाना है अगर हमको वास्तव में एक विश्व गुरु बनना है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का मकसद है लोगों में अपने अधिकारों के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने देश के कानून के बारे में एक जागरूकता पैदा हो ताकि एक इनलाइटेंड सिटीजन्स बने जिनको कोई बेवकूफ ना बना पाए, जिनको इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन कर कर कोई वोटों की राजनीति ना कर पाए, जिनको अपने देश के सुप्रीम लॉ संविधान का ज्ञान हो। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं कि द ओनली होली बुक फॉर मी इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज ने प्रधानमंत्री जी के इस स्टेटमेंट से ही इंस्पिरेशन लिया है और उसी लिए हम ये सारे वीडियोस बनाते हैं। अब जाहिर है कि हम ये चाहते हैं कि देश को संविधान के बारे में पता हो। हमने अपने आर्टिकल 12 के वीडियो में आपको बताया था कि संविधान बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि मौलिक अधिकारों के थ्रू राज्य पर, सरकार पर अंकुश लगाया जा सके। सबके सब मौलिक अधिकार एक ही कार्य करते हैं कि सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं, सरकार को एक वेल डिफाइंड दायरे के अंदर कन्फाइन करते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से संविधान यह काम करता है। इस काम को करने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 13 हमें यह बताता है कि देश के संविधान के मौलिक अधिकार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा हैं। इसलिए क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 यह डिक्लेयर कर देता है कि देश का संविधान जिस दिन से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से, जितने भी कानून थे, अंग्रेजों के बनाए हुए, मुगलों के बनाए हुए और किसी के बनाए हुए, वो सब के सब अगर लोगों के मौलिक अधिकारों से टकरा रहे हैं तो वो सारे कानून 26 जनवरी 1950 को अब वॉइड हो गए, इल्लीगल हो गए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, अब संवैधानिक नहीं रहे। कोई भी आपका कानून हो, जब संविधान आ गया इसका मतलब यह कि अब उस कानून को परखा जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि क्या ये जो संविधान ने रूल्स बनाए हैं फंडामेंटल राइट्स के, जो लोगों को मौलिक अधिकार थे हमेशा से, उनको रिकॉग्नाइज किया है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज ये नहीं मानती कि संविधान मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार तो हर इंसान के पैदा होने पर ही उसके पास होते हैं।
नेचुरल राइट्स हम उन्हें कहते हैं, बेसिक राइट्स हम कहते हैं। जब बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में कहा था स्वराज मेरा अधिकार है, इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तब कौन सा संविधान था जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देता था? इसलिए संविधान मौलिक अधिकारों का जिक्र करे या ना करे, वो हर व्यक्ति का अधिकार है। इसी तरह हमारे चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने कहा अगर आर्टिकल 13 ना भी होता तब भी सरकार को यह अधिकार नहीं था कि वो ऐसा कोई लॉ बनाए जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करे। आर्टिकल 13 तो चीफ जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने कहा इंसर्ट किया गया आउट ऑफ अबंडेंट कॉशन। तो पहला इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, वो बात कर रहा है संविधान बनने से पहले जो कानून थे उनकी, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की। और एक कानून नहीं था, बहुत से कानून थे। आप जो ओथ लेने की परंपरा कोर्ट में रही कि साहब गीता पर और कुरान और बाइबल पर रख के मैं कसम खाता हूं सच बोलूंगा, ये इंडियन ओथ एक्ट से आया। जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और लेन देन और बिजनेस होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 1872 का लॉ है। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये 1930 का लॉ है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का लॉ है। हमारी इंडियन पीनल कोड 1860 का लॉ है। तो बहुत ऐसे लॉज हैं। इनफैक्ट हक बात यह है कि अभी भी जो ज्यादातर लॉज हमें गवर्न करते हैं वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। वास्तव में जो हमने कानून बनाया है बेसिकली वो तो संविधान है, लेकिन यह संविधान का भी 2/3 हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसका मतलब यह कि आज भी जो कंट्री का लीगल सिस्टम है वो चाहे पूरी तरह कॉमन लॉ पर बेस ना हो, एक हाइब्रिड मॉडल हो, लेकिन डोमिनेंट फीचर्स उसमें ब्रिटिश लीगल सिस्टम के हैं। हमने जो कानून बनाए हैं वो तो उन्हीं कानूनों में कुछ संशोधन किए हैं या कुछ नए कानून बनाए हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमने बनाया। तो मैं ये समझता हूं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जब ये कह रहा है कि जितने प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे 1950 से पहले जितने कानून बने वो सब के सब अगर मौलिक अधिकारों से इनकंसिस्टेंट हैं तो वो अब वॉइड हो गए। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। अब ये बात नहीं कह रहा है संविधान कि ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 रिट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, नहीं, ये लागू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 से यह कानून आ रहा है कि अब कोई भी लॉ जो बना होगा पहले, वैलिड रहा होगा पहले, अब वैलिड नहीं रहेगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। अब यह कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन कैसे देखा जाएगा? अगर केंद्र और राज्य में झगड़ा हो शक्तियों का कि यह पावर राज्य की है या केंद्र की है, किसान कानूनों के सिलसिले में हमने आर्टिकल भी लिखा कि प्राइमरली एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। केंद्र यह कह सकता है कि कॉन्करेंट लिस्ट की जो ट्रेड वाली एंट्री है उसमें यह स्कोप है कि इस पर केंद्र या संसद कानून बना दे। मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगी तो देखेगी पिथ एंड सब्सटेंस में यह पावर राज्य की है या केंद्र की है। लेकिन जब आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों के हनन का मुद्दा आएगा तो उसको पिथ एंड सब्सटेंस में नहीं देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि क्या डायरेक्ट और इनइविटेबल इफेक्ट है इसका
लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का, हनन करने का, उसका उल्लंघन करने का, उसकी खिलाफ वर्जी करने का। और अगर ऐसा होगा तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखिए, क्या वो लॉ वाकई में बिल्कुल निकाल के लॉ की किताबों से हटा दिया जाएगा? इसके ऊपर एक पूरा डॉक्ट्रिन डेवलप हुआ। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। जो मेरी आम व्यूअर्स हैं वो पुट ऑफ ना हो जब मैं यह कानून की पेचीदगियां बता रहा हूं। इनको समझें, इससे आपको एक बेटर सिटीजन बनने में मदद मिलेगी, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने में, रियलाइज करने में मदद मिलेगी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, इस पर डिबेट होती है, पूजा पाठ करते हैं, दुआएं करते हैं लोग। कुछ समझते हैं कि चांद कट गया, कुछ समझते हैं कि सूरज कट गया। न चांद कटता है न सूरज कटता है। साइंटिफिकली अगर आप इसको देखेंगे तो होता यह है कि बीच में कोई और आ गया और उसने ओवरशैडो कर लिया। उसकी वजह से अब आपको पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नजर नहीं आ रहा। इसको इक्लिप्स कहते हैं। संविधान आने के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये है कि संविधान ने जितने भी कानून संविधान आने से पहले बने थे उन सब को ओवरशैडो कर दिया है। यानी वो कानून अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में हैं तो वो वॉइड हैं, वो लागू नहीं होंगे, लेकिन वो कानून की किताब में मौजूद रहेंगे। अगर कल संविधान में कोई संशोधन हो जाए तो वो कानून दोबारा से वैलिड हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं चंद मिनट या चंद घंटों में सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सब मूव कर रहे हैं। जैसे ही वो ओवरशैडोइंग खत्म होती है, आपको नजर आने लगता है सूरज या आपको नजर आने लगता है चंद्रमा। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। इसका लीडिंग केस जो है वो तो भिकंजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है। दरअसल हुआ ये कि 1950 में जो सेंट्रल प्रोविंस था, जैसे आज आप मध्य प्रदेश कहते हैं, उन्होंने लॉ में एक अमेंडमेंट किया और यह कहा कि अब रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ सरकार चलाएगी। अब इससे जो लोगों का अधिकार था रोड ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को करने का, वो वायलेट हो गया। इसलिए इसको चैलेंज किया गया। अब अल्टीमेटली हुआ ये कि ये इक्लिप्स में आ गया, क्योंकि ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 19। फिर संविधान का अमेंडमेंट हुआ और उसमें ये राज्य को अधिकार मिल गया कि राज्य मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, मोनोपोली कन्फर कर सकता है। तो जो अधिकार था उस पे एक अंकुश लगाने का रास्ता निकल आया, और जब रास्ता निकल आया तो वो लॉ जिसने मोटर ट्रांसपोर्ट को स्टेट के कब्जे में दिया था वो वैलिड हो गया। अब यह प्रश्न उठता रहा है कि साहब, ये इस केस में तो सीपीएन बिरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1948 जो था, जिसने राज्य को पूरा रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस टेक ओवर करने का और प्राइवेट ऑपरेटर्स को हटाने का अधिकार दिया था, ये इक्लिप्स से बाहर आ गया क्योंकि मोनोपोली क्रिएशन अलाउ कर दिया गया। और ये क्योंकि 48 का लॉ था, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था, तो इसके ऊपर इक्लिप्स आया। उस इक्लिप्स को संविधान अमेंडमेंट ने हटा दिया और वो लॉ जो है वो वैलिड हो गया। लेकिन क्या ये डॉक्ट्रिन
पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर भी लागू होता है, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के लिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 यह कहता है कि स्टेट कोई भी लॉ संविधान के कमेंसमेंट के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद अब नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कंट्रावीन करेगा। वहां क्रूशियल वर्ड इनकंसिस्टेंट था, यहां क्रूशियल वर्ड कंट्रावेंशन है। जो लोग सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स को देते हैं उनको ये दो वर्ड्स को भी समझना चाहिए। अगर कोई चीज मौजूद है और नई चीज आ रही है तो इनकंसिस्टेंसी होगी, और अगर एक बार है कि अब संसद और विधानसभाएं कोई कानून नहीं बनाएंगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करे तो वो मौलिक अधिकारों से कंट्रावीन कर रही हैं। क्या संविधान बनने के बाद कोई कानून बनेगा उस पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगेगा? दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि यह तो पहले दिन से वॉइड है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स उस लॉ पे लग रहा है जो पहले वैलिड था और संविधान बनने की वजह से, मौलिक अधिकार आने की वजह से इनवैलिड हो गया। लेकिन जो पैदा होते ही एक वैलिड चीज नहीं था, वॉइड अब इनिशियो था, फ्रॉम द बिगिनिंग इलीगल, उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स नहीं लगेगा। इस जजमेंट में फिर चेंज हुआ और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का जजमेंट हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज यानी आज भी अगर कोई कानून बनता है तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लग सकता है, क्योंकि हमारे सारे मौलिक अधिकार एक तरह के नहीं हैं। कुछ अधिकार हमने नागरिकों को दिए हैं और कुछ हमने नागरिकों को और विदेशियों को सबको दे दिए। जीवन का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हर एक को दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिकार में यह भी कह दिया है कि राइट टू प्रोपगेट है, राइट टू कन्वर्जन नहीं है। तो अगर कोई अपने धर्म को प्रोपगेट करे, चाहे वो विदेशी हो, तो वो भी अधिकार उसे है। किस तरीके से इस लॉ को हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और सरकार आज इंप्लीमेंट कर रही हैं, उसे देखकर हंसी आती है और अफसोस होता है। तो अगर कोई लॉ है जो सिर्फ सिटीजन्स को है, जैसे आर्टिकल 19, वो जो उसमें चार्टर ऑफ लिबर्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन, ये सिर्फ नागरिकों के अधिकार हैं। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो विदेशियों के बारे में इन राइट्स को उल्लंघन कर रहा है और कोई विदेशी ये कहे कि मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का बेनिफिट दे दो, तो वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकार ही नहीं है उसका। जब अधिकार नहीं है तो अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ तो इक्लिप्स नहीं हुआ। नागरिकों के सिलसिले में भी ऐसा हो सकता है। सेंट जेवियर्स का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दोनों केसेस गुजरात से आ रहे हैं। अंबिका मिल्स भी गुजरात है और सेंट जेवियर्स भी गुजरात है। आर्टिकल 30 के तहत लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को कुछ अधिकार दिए गए कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे। अब अगर कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा आर्टिकल 30 वायलेट हो गया। तो अगर कहीं पर माइनॉरिटी राइट्स का कर्टेलमेंट है और कोई माइनॉरिटी है तो वो चैलेंज कर सकता है।
माइनॉरिटी नहीं है तो चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉस पे भी लग सकता है। बेसिकली बात यह है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कह रहा है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में है, वो लॉ इनऑपरेटिव हो जाता है। अगर आपने बाद में उसमें जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को क्योर कर लिया तो वो लॉ रिवाइव हो जाएगा। तो आज हमने आर्टिकल 13 के एक डॉक्ट्रिन को समझा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के बारे में। अपने अगले एपिसोड में हम दूसरे एक डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। अगर कोई लॉ है और उसका कोई प्रावधान मौलिक अधिकारों के इनकम्पैटिबल है, कंट्रावेंशन में है, तो क्या पूरा कानून वॉइड हो जाएगा, पूरा कानून असंवैधानिक हो जाएगा, या उसका वो हिस्सा जो वॉयलेशन में है वो स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।